अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग क्लास करने के लिए जा रहे हैं ये 10th है क्लास 2027 सब्जेक्ट उर्दू, जिसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग। कितना होगा चैप्टर नंबर? यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद इस जो चैप्टर का नाम है वो है भाभी जान। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है भाभी जान, ठीक है ना। पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। इनके राइटर कौन है, यानी कि मुसन्निफ कौन है इसके, और इसमें ये भाभी जान ये एक अफसाना है, यानी कि ये एक कहानी है। तो कहानी पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि प्यारे बच्चों, एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर से आता है। जो भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर इसी वाले चैप्टर से आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से आता है। तो काफी डिटेल्स में समझने वाले हैं। और ये अफसाना है, यानी कि कहानी है, क्योंकि कहानी को इसमें उर्दू में अफसाना कहा जाता है और अफसाना को हिंदी में कहानी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सदाए वक्त एकेडमी ने पूरी तरीके से गारंटी ली है कि आपको 10th के उर्दू सब्जेक्ट के अंदर 90+ मार्क्स से दिलाने की, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह आप लोग लगे रहिए, इसी तरीके से मेहनत कीजिए। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो समझने वाले हैं, कहानी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इनके जो राइटर है, इनके जो मुसन्निफ है, यानी कि भाभी जान एक अफसाना है, यानी कि ये एक कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक कौन है उनके बारे में जानना होगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनके मुसन्निफ को, उनके राइटर को जानना जरूरी होता है। और उनके चैप्टर में से ज्यादातर 50% का जो क्वेश्चन होता है वो उनके राइटर की से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि उनका राइटर कौन है, कहाँ जन्म हुआ, कौन थे वो, यानी कि ये सारा डिटेल। तो सबसे कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इनके राइटर को पढ़ेंगे, फिर उनके बाद कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनके जो राइटर का नाम है, यानी कि भाभी जान वाला जो अफसाना लिखे हैं, ये कौन लिखे हैं? तो ये सोहेल अजीमाबादी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? सोहेल अजीमाबादी लिखे हैं। मार्कर को थोड़ा पतला कर लेते हैं हम लोग। सोहेल अजीमाबादी लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सीधा सा जवाब देना है कि सोहेल अजीमाबादी पटना में। कहाँ पैदा हुए? थोड़ा मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ हाइट करने वाला, ठीक है ना। कहाँ में? सोहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए प्यारे बच्चों? पटना शहर में पैदा हुए। ये थोड़ा मोटा पड़ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए। हाँ, पटना में ये पैदा हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, आगे का क्वेश्चन है कि सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था भाई? सैयद मुजीबुर रहमान सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम था। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पैदा हुए? पटना के अंदर पैदा हुए। सोहेल अजीमाबादी तो इनका असल नाम नहीं है, इनका असल नाम जो है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ? सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जवाब देना है कि सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम था चार चेहरे। कितना था? चार चेहरे इनके पहले अफसानवी मजमुए का नाम है। और इनकी जो इशाअत हुई वो आज़ादी के बाद हुई, ठीक है ना। कब हुई? आज़ादी के बाद हुई, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई? किस मदरसे में हुई? सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम, कौन सी तालीम? इब्तिदाई तालीम। एक मिनट कलम ले लेते हैं जी। इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो आपको जवाब देना है कि पटना के एक मदरसा में सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम हुई। कितना, कहाँ, कौन से मदरसे में हुई? तो पटना के एक मदरसे में सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम हुई। प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों, ये था आपका
आपके जो चैप्टर नंबर 2 है यानी कि भाभी जान अफसाना, इनके जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ है, जो लेखक है सुहेल अजीमाबादी, उनके बारे में डिटेल से कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या है, यानी कि ये सारा डिटेल से यहाँ पर दिया गया था। और उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर उतार लिए होंगे और इसी से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी हमारी, क्लास कराने का फ़िलहाल तो दिल नहीं था चूँकि तबीयत नासाज है। फिर भी बीच में कल आपका क्लास गैप हो गया तो मैं समझा हूँ कि बेहतर नहीं होगा ज़्यादा आपको क्या रेस्ट लेना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों का जो गोल है वो अगर 90 प्लस का गोल है तो फिर 90 प्लस की तरीके से आपको पढ़ाई भी करनी होगी, तभी आपका 90 प्लस मार्क्स से आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। अब हम लोग कहानी की तरफ बढ़ने वाले, ठीक है ना। आप यानी कि भाभी जान को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि भाभी जान जो कहानी का नाम है, यानी अफसाना मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं रहे, अफसाना बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है ना। भाभी जान बोलता हूँ तो समझे। तो भाई ये एक भाभी जान की ही कहानी है, ठीक है ना। ये एक भाभी जान, भाभी जान की ही कहानी, ठीक प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनके जो मेन कैरेक्टर है ना इस कहानी के, ये भाभी जान ही है। इसका नाम क्या है, ये भाभी जान का नाम भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये भाभी जान का नाम क्या है, रुकैया। क्या है, रुकैया। रुकैया इनका जो है ये असल नाम है। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहानी इसी के ऊपर है। और इसमें दूसरा जो कैरेक्टर है ना वो है इनका देवर, वो इनका देवर है, उनका नाम है अख्तर, उसको भी देख लीजिए, अख्तर। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे सारी चीज़ आएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग ये अफसाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और एग्जाम के अंदर इसी से सवाल आपका आने की संभावना है और आता ही है। चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर आ गया है रुकैया भाभी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। अब मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के अंदर रुकैया भाभी को एक अच्छी औरत के तरीके से पेश किया गया है। रुकैया भाभी के बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूं। रुकैया भाभी के वाले ये शोहर का नाम है नन्हे जान या नन्हे भाई, ऐसे कुछ नाम है। उनके देवर का जो नाम है वो अख्तर है। और रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चर के ओहदे पर फाइज थी, वहाँ पर जाके लेक्चर देती थी और उनसे कुछ आमदनी आता था, कुछ पैसा आता था, मंथली उनका आता था। और एक जगह बच्चे को जाके ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उनका जो कॉलेज में लेक्चर जाकर देती थी उनको वहाँ से मिलता था 400 मंथली। उसके बाद उनको 50 रुपया ट्यूशन से मिल जाता था। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे हो गया है यहाँ पे 400, एक मिनट, कुल मिलाकर होगा यहाँ पर 450 रुपीज, ठीक है ना। अब इतना रुपया है। अब उनके जो शौहर थे ना वो एक राजनेता थे, यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। तो जानते हैं कि अभी फिलहाल में क्या होता है या पहले भी वही होता था कि जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए तो मुकदमा तो उन पे चलता रहता है, कोई ना कोई केस में वो अंदर चले गए थे। अब हुआ ये कि वो एक केस में अंदर गए, ठीक है ना। अब जितने में उनको वहां से रिहाई मिलती थी, जितने में उनको रिहाई मिलती थी, फिर किसी ना किसी केस में उनको डाल दिया जाता था। यानी कि वो जैसे निकले फिर चले गए, निकले फिर चले गए। तो अब घर की जो मुकम्मल जिम्मेदारी है ये अफसाना भाभी पे आ गई, यानी ये रुकैया भाभी पे घर को संभालना। अब ये रुकैया भाभी के बच्चे भी थे, इनके एक देवर भी थे अख्तर, वो भी छोटे थे। और इसी तरीके से ये रुकैया भाभी दिल की बहुत ही अच्छी औरत थी, लोगों की काफी मदद ये करती थी। तो मैं जो बताया हूँ यहाँ पे 450 रुपया, बस कहानी यही है इनका, यही कहानी यहीं से इनकी शुरुआत है। तो वो एक दिन क्या कॉलेज गई लेक्चर देने के लिए। फिलहाल ये सब बातें आगे आएगी, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में मजा आए, ठीक है ना। तो कॉलेज गई ना तो एक शम्मी नाम की एक बच्ची से उनकी मुलाकात हुई जो एक यतीम बच्ची थी। उनका जो सपना था ना पढ़ने का काफी दूर तक का था, लेकिन गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं सकती थी। रुकैया भाभी को उन पे दया आया, रहम आ गया और रुकैया भाभी उनको अपने घर लाई और
तब से उनका जो मुकम्मल खर्च है वो रुकैया भाभी अदा करने लगी। अब कुछ ज्यादा रकम नहीं है 450 एक घर को चलाने के लिए, लेकिन रुकैया भाभी का हौसला देखिए। शोहर जेल के अंदर है, जेल से बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी है, कॉलेज में जाके पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है। कुछ ज्यादा आमदनी नहीं है, सिर्फ 450 रुपया है। बावजूद उनके ये लोगों की मदद करती थी। और शम्मी नाम की जो लड़की है, जिनको अभी इनका क्वेश्चन ही आ गया है, ठीक है ना, किसकी तालीम का खर्चा उठाया, तो वो शम्मी का, ठीक है ना। उनकी तालीम का मुकम्मल जो अखराजात है, जो खर्च है, वो रुकैया भाभी उठा रही, ठीक है ना। चलिए क्या और कहानी में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से बात समझ में आएगी। देखते हैं कहाँ तक ये क्लास चलता है। नहीं होगा तो इंशाल्लाह इनका पार्ट 2 लेके आएंगे, चूंकि ये मुकम्मल हमको नहीं लगता कि एक पार्ट में आपको पढ़ा सकूं, चूंकि देखते हैं बार बार खांसी पे खांसी हो रही है। चलिए, तो क्या रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और क्यों, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दिया हूँ, फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या जवाब लिखा हुआ है। रुकैया भाभी शम्मी नाम की गरीब लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शम्मी हुसूल तालीम का आला ज़ौक़ रखने के बावजूद नहायत ही गरीब ख़ानदान की लड़की थी। यानी कि उनका जो मिशन था, उनका जो प्लान था शम्मी नाम की लड़की का, वो काफ़ी आला तालीम, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली वो बच्ची थी। उनका शौक़ था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूँ, लेकिन वहीं पर वो काफ़ी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी, जिनकी वजह से रुकैया भाभी को उन पे दया आ गया, रहम आ गया। फिर रुकैया भाभी ने तालीम का सारा खर्चा उनकी उठा ली, ठीक है ना। तो उसके वालिदैन उसकी तालीमी अखराजात के मुत्तहमिल नहीं थे, यानी कि नहीं उठा सकते थे, उनको पढ़ा नहीं सकते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो एक कॉलेज में लेक्चरर भी थी और साथ ही एक दर्दमंद दिल की खातून भी थी, इसलिए उन्होंने शम्मी के तालीम अखराजात का जिम्मा खुद ले लिया। उसके अलावा भी दूसरे ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई करती रहती थी और अपनी आमदनी का माकूल हिस्सा इस आमदो खर्चे में करती थी, ठीक है ना, समझिए। ऊपर में जो आपको मैं इसका राइटर का के बारे में डिटेल से दिया हूं, उसको आप लोग लिखे नहीं है तो थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग शुरू कर दीजिए, जो मैं आपको पढ़ाया हूं ना, इसका अच्छा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अभी के अभी आप लोग अपने अपने नोटबुक में उतार लीजिए। कहानी मैं बताया हूं तो शायद कि वो समझ में आ ही गया होगा, उसे आप लोग पढ़ ही लेंगे, याद हो ही जाएगा। लेकिन एक तरीके का ये एक आंसर बना हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग भी इसे पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि ये जो लिखा हुआ है इसी को आपको वहां पर जाके लिख देना है, इसको याद करना है 100% नहीं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और सेम यही आपको जाके नहीं उतारना, आप लोग को अपने भाषा में, अपनी जबान में अगर आप लोग जवाब दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका 90+ मार्क्स से जरूर आएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। चलिए आप फिर से देखेंगे आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था। नाम तो मैं बता ही दिया हूँ, अख्तर नाम था। लेकिन इनके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है, इनका इसमें थोड़ा डिटेल से में बताया गया है। जवाब है कि शामिल निसाब अफसाना भाभी जान में मरकजी किरदार रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। क्या था भाई, उसका नाम अख्तर, अख्तर, उनका नाम क्या था, अख्तर था, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे लिखा हुआ है जिसके साथ रुकैया भाभी बहुत शफकत के साथ पेश आती थी और अपने बच्चों की तरह दिलो जान से उसका ख्याल रखती थी, ठीक है ना। उसके आगे लिखा हुआ है कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अख्तर का किरदार मुस्बित पहलू का हामिल है और माने खेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है
कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। इनका रीजन भी मैं बता दिया हूं, क्यों जाना पड़ता था बार बार जेल। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जवाब लिखा हुआ है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उनका ताल्लुक सरगर्म सियासत से था, यानी कि वो एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, राजनीति से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ कि वक्त आज़ादी की तहरीक शबाब पर थी, इस सिलसिले में उन पर कई सियासी मुकदमात भी चल रहे थे। किसी एक मुकदमा में जैसे ही जेल से निकलते थे, दूसरे मुकदमा में उनको फौरन सजा हो जाती थी, इसलिए बराबर उनको जेल जाना आना लगा रहता था। ठीक है, ये भी समझ लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 2 हो गया और एक मैं आपको उधर कराया हूँ, उसके बाद राइटर के बारे में बताया हूँ। प्यारे बच्चों, इन तमाम क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने नोटबुक में उतार लीजिए। इसका रिवीजन करना ज़रूरी है, इसे याद करना ज़रूरी है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। काफ़ी समय है, अगर आप एक गोल लेकर चल रहे हैं ना, आपका ये टारगेट है कि हमें उर्दू में, हमें मैट्रिक एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स को अचीव करना है, लाना ही है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको हमा वक्त तैयार रहना होगा। टारगेट आपका 90 अगर प्लस है तो, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आपको आवाज़ से ही मालूम हो गया होगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह जो बचा कुचा है इस चैप्टर को कंप्लीट तो अभी नहीं किए हैं, इसका पार्ट 2 आएगा, आप लोग पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। फिलहाल में मैं आपको एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपका ये टारगेट है, देख लीजिए, अगर आपका ये टारगेट है जो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। सदैव वक्त एकेडमी के द्वारा हर साल एक कोर्स कराया जाता है। इस बार भी सदैव वक्त एकेडमी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं। इस कोर्स में प्यारे बच्चों आपको जूम ऐप पे 10th है उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा या मैसेज, मैं नंबर लिख देता हूँ 7070018746 से, ठीक है।